मॉर्निंग बेस के सभी भावी आईएएस अधिकारियों को। साथियों, आज की क्लास है आपकी भूगोल की। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी की क्लास में आज सैटरडे का रिवीजन क्लास है। ठीक है, रिवीजन क्लास का मतलब है कि जो भी आज तक हमने जो पढ़ा है वो सबका रिवीजन आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले एक चीज समझिएगा, सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, ये यूट्यूब के बच्चों के लिए है, फेसबुक ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए है, टेलीग्राम चैनल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए है, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी विद्यार्थी ज्वाइन कर रखे हैं उन सबके लिए है। लेकिन देखिएगा साथियों, आपका एक काम है और इतना सा काम कर दीजिएगा। देखिएगा, जितने भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके तक इस लिंक को यानी कि इस लिंक को कॉपी कीजिए। शेयर का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, जहां भी आप देख रहे हैं मुझे, वहां से आप इसे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके व्हाट्सएप है, ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं तो उन ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे शेयर करने से यह होगा कि जिस प्रकार से आपको किसी ने लिंक शेयर किया है तभी आप मेरे तक जुड़ पाए हैं, यानी कि आप मेरे तक पहुंच पाए हैं, तो अन्य विद्यार्थियों की आप इतनी सी मदद करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सके। देखिएगा, सबसे पहले एक बात महत्वपूर्ण होती है साथियों कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस का जो डायरेक्शन होता है उस सिलेबस में आप तैयारी नहीं कर पाते कभी कभी, क्योंकि आपको सिलेबस मालूम नहीं होता। अगर सिलेबस के सही डायरेक्शन में अगर तैयारी करता है विद्यार्थी तो 2 साल में सिलेबस कवर कर लेता है और उसके बाद में उसका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। पहले सिलेबस का क्लियर करना और कवर करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पहले सिलेबस का डायरेक्शन समझना है, सिलेबस किस प्रकार से है और कौन सा एग्जाम में किस प्रकार का पेपर में किस प्रकार का सिलेबस पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से कहां से सवाल बनते हैं। तो देखिए साथियों, मैं सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर रखे हैं उन विद्यार्थियों को सबको मैंने सिलेबस बता दिया पहले। ठीक है, कि सिलेबस किस डायरेक्शन में पढ़ना है। देखिए साथियों, भूगोल की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल होता है। विश्व के भूगोल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिएगा, पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो विश्व के भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका ब्रह्मांड और सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक आपका भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भू आकृति जो विज्ञान होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सागरीय विज्ञान यानी कि सागरों के बारे में, महासागरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आपकी जैविक भूगोल, ठीक है, जैविक भूगोल यानी कि जीव जंतुओं का जो उद्भव होता है वहां से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में विश्व के महाद्वीप और उसके संबंध में जितने भी देश हैं उनके तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और विश्व की आर्थिक भूगोल के बारे में। ठीक है, इसके साथ में कृषि एक भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जैसे कि आप सभी को पता है 2020 के अंदर ज्यादातर जो प्रश्न बने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, ज्यादातर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है सेकंड, ठीक है, उसके अंदर ज्यादातर जो प्रश्न बने हैं वो कृषि विज्ञान से बने हैं। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ज्यादा सवाल उठाए गए थे इस बार, तो उम्मीद है आगे भी इसी प्रकार से, क्योंकि इकोनॉमी में अर्थ यानी कि एग्रीकल्चर को सुधारा जा रहा है, यानी कि कृषि की पद्धतियों को सुधारा जा रहा है और अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से इनमें से सवाल आते हैं। ठीक है, उसी के साथ में मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे और वर्तमान समय में जो भी भूगोल के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जो भी बातें हो रही है उन सब बातों के बारे में हम सामान्य से चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपका किसका सिलेबस हो गया, विश्व के भूगोल के संदर्भ में ये बातें हो गई। अब देखिएगा, इसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसमें भारतीय भूगोल के बारे में, यानी कि भारतीय भूगोल आप सभी को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे यूपीएससी के अलावा भी, अगर आप पीसीएस का एग्जाम देंगे या किसी भी एग्जाम देंगे, किसी भी प्रकार के किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम देंगे, तो आपके लिए भारत का भूगोल पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको इसके टॉपिक हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, कल के दिन आप अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, ठीक है, टीचर एप्टीट्यूड का जो भी टेस्ट देंगे उसमें भी आपको ये मिलेगा। यानी कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप, भारत का या इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिएगा या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपको हर जगह ज्योग्राफी से सवाल मिलेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद में इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि कुछ परिवर्तन नहीं होता है कि इसमें ये परिवर्तन हो गया, इसका क्षेत्रफल कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक बार पढ़ लिया गया तो आपको हमेशा याद रहेगा और हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो विषय होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए साथियों, अब मैं भारत के भूगोल के संदर्भ में आपको बताता हूं कि भारत के भूगोल के संदर्भ में यूपीएससी के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भारत की भौतिक परिस्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे, अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ठीक है, अवस्थिति के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा अभी। ठीक है, इसके साथ में भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
जनसंख्या के साथ में भारत के कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान और समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अगला टॉपिक आता है भारत के राज्य, भारत के राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के राज्य जो हैं उनके बारे में अध्ययन करना है सामान्य रूप से, और जो भारतीय संघ शासित प्रदेश है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन करना है, और अलग अलग राज्यों का अलग अलग अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में भारत के जो पड़ोसी देश है वो स्थिति और अवस्थी में आपके क्लियर हो जाते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद में आपका मुख्य टॉपिक यानी कि भारत की भौतिक अवस्था है, मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था। इसका सिलेबस मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि जो बच्चे बैच ज्वाइन कर रखे हैं उन सबको तो पता है, लेकिन जो नहीं कर रखे यानी कि यूट्यूब के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी जान लीजिएगा, एक बार सिलेबस लिख लीजिएगा। देखिएगा, भारत की भौतिक अवस्थाओं के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, यानी कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर यूपीएससी के डायरेक्शन में कहां से सवाल बनते हैं, किस प्रकार से इसको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इसके सामान्य परिचय के अंदर आते हैं, यानी कि सामान्य जो आकार और परिस्थिति होती है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इनके बारे में आप जान लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की आकार और अवस्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं उनने मैंने क्लास में आराम से पढ़ाया था। ठीक है, कि जितने भी आस पड़ोस के देश हैं उनके बारे में, अक्षांशीय देशांतर के बारे में, उनके बारे में अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में मैं भी गहराई से चर्चा करूंगा। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है आपका भारत का भौगोलिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करना है। इसके साथ में भारत के जल अपवाह तंत्रों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में भारत के मुख्य दर्रे जो होते हैं इनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में बायोम संरक्षित गैस जो है इनके बारे में अध्ययन करना है। भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करना है। आप नोट करते चलिएगा एक एक टॉपिक। देखिएगा, आकार और स्थिति पहला टॉपिक है। उसके बाद में भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करना है, यानी कि जल अपवाह क्षेत्र के यानी कि तंत्रों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद में भारत के मुख्य दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में भारतीय मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे, भारतीय जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, शुष्क प्रदेशों के बारे में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, और चक्रवातों के जो चक्रवात आते हैं भारत के अंदर, ठीक है, यानी कि तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जो शक्तिय संसाधन है, ठीक है, जैसे कि वायु गैस है, ठीक है, प्राकृतिक जो भी सूर्य की सौर पावर है, ठीक है, विद्युत उत्पादन करने के लिए इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना है, यानी कि शक्ति संसाधन जितने भी है उनके बारे में अध्ययन करना है। इसी के साथ में आपका अगला टॉपिक है जिसमें आपके सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में लोहा इस्पात उद्योगों के बारे में, इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये टॉपिक किसके अंदर आते हैं? भारत के भौतिक अवस्थाओं के बारे में। यह टॉपिक भारतीय भौतिक अवस्था यानी कि पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था यूपीएससी के सिलेबस के डायरेक्शन के अनुसार। भारत के आपको जब यूपीएससी का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा भारत की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, भारत की भौतिक अवस्थाओं के साथ में अगर आपको लिखा मिलेगा वहां पर भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, इसी चीज में, या फिर भौतिक भूगोल, ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल लिखा हुआ मिलेगा। ये टॉपिक एक ही होता है और इसके अंदर टॉपिक एक ही लगता है, बहुत आसान लगता है हमें कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया ना 18 टॉपिक है। 18 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करना होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि संपूर्ण ज्योग्राफी हमने पढ़ ली है। 18 टॉपिक जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ऐसा ही लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन संपूर्ण भूगोल कंप्लीट नहीं होती है। तो सबसे पहले सिलेबस का डायरेक्शन है, यानी कि सिलेबस अच्छे से आपको कवर करना है। सिलेबस सबसे पहले आपको सिलेबस याद करना है कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसी के बाद में अगली ओर चलते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद में मैं आपको क्लास की ओर लेके चलता हूं, क्लास की शुरुआत करता हूं। क्लास काफी लंबी होगी, कोई भी विद्यार्थी अगर बीच में बोर होता है, ठीक है, या फिर जो आपका जो शैतान हार्मोन जो आके आपको कहता है ना कि यूट्यूब पर अन्य चीज देखिए, क्या देखता है पढ़ाई के बारे में ना, तो उस हार्मोन को आज ये कहिएगा कि आज फिल्म देखने की या फिर मूवी देखने की या फिर कोई भी ऐसे नाटक देखने की आज छुट्टी है, कल आना, कल देखेंगे अपन दोनों, ठीक है। तो आज उसको मना कर देना और इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और शायद प्रत्येक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना अब तक आपको पढ़ाया है उसका मैंने सही डायरेक्शन में मैंने आपको इसको एक साथ एक क्लास में लाने की कोशिश की है और आपके समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले भारत के भूगोल की हम बात कर रहे थे। भारत के भूगोल में हमने आकार और स्थिति, आकार और स्थिति के बारे में, भारत के आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो आपका भारत है,
अब देखिएगा सामान्य रूप से आप सभी को पता है सामान्य परिचय क्या होता है भारत का, तो मैं उन चीजों पर जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो विश्व के संदर्भ में 7वां स्थान है, ठीक है। पहले देश की अगर आप बात करें तो रूस है, कनाडा है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका भारत है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका पड़ोसी देश चीन है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कौन सा है, भारत है। अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये सामान्य चीजें हैं। अगर अक्षांश की बात करें तो आपका 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। उसके बाद में अगर देशांतर की हम बात करते हैं तो देशांतर मैंने आपको बताए थे कि 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपके कितने 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है दक्षिणी देशांतर, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा दक्षिण से उत्तर की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर है कौन सी दक्षिण से उत्तर की लंबाई, ठीक है, भारत की। और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो 2933 किलोमीटर है यानी कि 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो भारत की जो सामान्य सीमा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। और उसके बाद में 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो 7,516 किलोमीटर है, 7,516 किलोमीटर साथियों। इसके बाद में अगर सामान्य बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद में और इससे ज्यादा सामान्य परिचयों की अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि आप पूरी ज्योग्राफी अगर उसमें रख देंगे तब भी सामान्य परिचय कंप्लीट नहीं होगा। वैसे आप सभी को सामान्य परिचय याद होगा इसलिए मैंने छोटा सा रूप बताया है इसका। देखिएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अब देखिएगा भारत के संदर्भ में अगर पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं तो पर्वत श्रृंखलाओं में मैंने आपको बताया था हिमालय है, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वतमाला श्रृंखला है, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला श्रृंखलाएं हैं। इस प्रकार की सह्याद्रम है, विंध्याचल है, इस प्रकार की जो भी श्रृंखलाएं हैं वो क्या है, भारत की श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है, अगला टॉपिक आपका आता है जिसमें भारत के भौगोलिक प्रदेश आते हैं। भौगोलिक प्रदेशों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है आपके। देखिएगा बेटा, पहला आपका हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, पहला आपका हिमालय वो उसके पर्वतीय प्रदेशों के बारे में है। दूसरा आपका उत्तरी भारत के मैदान है, ठीक है। तीसरा आपके प्रायद्वीप के पठार है। चौथा आपका तटीय मैदान है। और पांचवा लास्ट का आपके क्या है बेटा, देखिएगा भारत के द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। ये 5 टॉपिकों के माध्यम से हम इसका क्या करेंगे, भारत के जो भौगोलिक जो प्रदेश है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत के पर्वतीय प्रदेशों की हम बात करेंगे और इस क्लास में हिमालय पर्वत के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस क्लास के माध्यम से। देखिएगा सबसे पहले समझिएगा जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत है आपका, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2400 किलोमीटर है बेटा, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर कहां से, भारत के अंदर कहां से शुरू होता है बेटा, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर यानी कि उत्तर से लेकर पूर्व तक, ठीक है, उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी भारत तक जो इसकी लंबाई है वो आपके 2400 किलोमीटर बेटा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर है साथियों, ठीक है, 500 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, ठीक है। पर्वत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 500 किलोमीटर है। उसके बाद में ये सकड़ा होता जाता है, ठीक है, यानी कि सकरी धार होती जाती है। और उसके बाद में लास्ट में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की चौड़ाई है, कितनी है बेटा, 200 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है, याद रखिएगा साथ में। अब देखिएगा आगे अगर हम चले तो इसमें जो लगभग है ना, यानी कि 8000 मीटर से समुद्री तल से 8000 मीटर ऊंचे शिखर वाले जो पर्वत है उनकी संख्या कितनी है, 21 है। 8000 मीटर से समुद्री तल से 8000 ऊंचाई तक जो समुद्री तल से 8000 मीटर ऊंचे जो पर्वत श्रृंखला वालों के जो शिखर है उनकी संख्या कितनी है बेटा, इस पर उनकी संख्या बताई गई है 21, ठीक है, उनकी संख्या 21 है।
और जो 7,500 मीटर समुद्री तल से 7,500 मीटर ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाई, उनकी संख्या 40 बताई गई है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है? 40 है साथियों। अब देखिएगा, जैसे कि सबसे ऊंचे पर्वतमालाओं की अगर हम बात करें कि 8,000 से ऊपर वाले जो पर्वतमालाएं हैं उनकी अगर हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो देखिएगा, सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें आपके माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, K2 काराकोरम वाला है, ठीक है, कंचनजंगा है, लतोसा है, मकालू है, चुइन है, धौलागिरा है, मंसूला है, और उसके बाद में आपका नागा पर्वत है, अन्नपूर्णा पर्वत है। ये जो सब पर्वत है वो किस में आते हैं? आपके सबसे यानी कि 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वतमालाओं की चोटियां हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हिमालय पर्वत के बारे में, विश्व का सबसे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। ठीक है, इसमें नदियों की अगर बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो इसकी सबसे बड़ी नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर लंबाई की बात करें कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर की तरफ से इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश की तरफ की इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें 8,000 मीटर से ऊंचाई से अधिक, यानी कि समुद्री तल से लेकर 8,000 मीटर से ऊंचाई तक के जो पर्वत है उनकी संख्या 21 बताई गई है। ठीक है, और उसके बाद में अगर 7,500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों की अगर हम बात करते हैं तो वो 40 बताए गए हैं। ठीक है बेटा, 40 बताए गए हैं। सबसे ऊंचे शिखर जो है इसके, उसमें आपका माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 8,848 मीटर है साथियों। उसके बाद में K2 है जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है, उसकी ऊंचाई 8,411 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में कंचनजंगा आता है जो कि 8,598 मीटर है। उसके बाद में लोटस आता है, लोटस आपका 8,516 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में मकालू आता है, आपका मकालू 8,463 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में चोआम आता है जो कि चोआऊ जो है उसकी 8,200 किलोमीटर है, 201 किलोमीटर। ठीक है, 8,201 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद में धौलागिरी आता है, धौलागिरी जो पर्वत है, ठीक है, इसकी ऊंचाई, इसके शिखर की ऊंचाई 8,167 मीटर है, 8,167 मीटर है। ठीक है, मंसालू है, मंसालू की 8,163 है, और नागा पर्वत जिसकी 8,126 मीटर ऊंचाई है, और उसके बाद में अन्नपूर्णा है जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाइयां ये हैं। ठीक है, इसके बाद में चलिएगा आगे हम चलते हैं। आपको याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है, और अगर याद नहीं हुआ तो आप लिख भी सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद में चलिएगा, हिमालय पर्वत के 4 भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है आपके। ठीक है, अब हिमालय पर्वत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब तक एक सप्ताह में हमें हिमालय पर्वत के बारे में और भारत का जो सामान्य परिचय है, भारत के भौगोलिक प्रदेश है, इन्हीं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे। उसके बाद में आपको 28 तारीख को एक क्लास और दी जाएगी जिसमें बहुत कुछ दिया जाएगा, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी मास्टर क्लास और होगी। वो क्लास भी सभी विद्यार्थियों के लिए होगी। 28 को भूगोल की क्लास होगी, 29 को इतिहास की क्लास आएगी। ठीक है, 23 तारीख को आपको जो पॉलिटिकल या इकोनॉमी की क्लास आएगी। ठीक है, तीनों की मास्टर क्लास आप लोगों के लिए आएगी। अब देखिएगा, इस सप्ताह आपको जो इस सैटरडे को आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, अगले सैटरडे को आपको इतिहास की क्लास मिलेगी। ठीक है, उससे अगले को आपको पॉलिटिकल साइंस की मिलेगी, उससे अगले को इकोनॉमी की क्लास मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हर सप्ताह आपको एक क्लास मिलेगी जो कि मास्टर क्लास होगी, वो सभी विद्यार्थियों के लिए होगी। जितने भी नए विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से आग्रह है कि आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यू इस प्रकार से क्लासें लेनी है और सही डायरेक्शन में यूपीएससी का सिलेबस के साथ अध्ययन करना है तो। ठीक है, चलिएगा साथियों, हिमालय पर्वत के भागों के बारे में हम बात करेंगे। 4 भागों में मुख्य रूप से इसको बांटा गया है, जिसमें आपका 33 तिब्बत वाला जो पार हिमालय है। अब देखिएगा, 33 जिसका नाम है, इसके बाद में इसको तिब्बत हिमालय कहा जाता है, इसके बाद में इसको पार हिमालय कहा जाता है। इसके तीन नाम है। ठीक है, नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना। देखिएगा, तिब्बत जिसका नाम है, तिब्बत के नाम से इसे जाना जाता है, तिब्बत का पठार इसको नाम के जाना जाता है। ठीक है, पार हिमालय इसको कहा जाता है, पहला जो भाग है। इसके बाद में दूसरा भाग है आपका आंतरिक भाग है, उसको दीर्घ भाग कहा जाता है। सबसे बड़ा यानी कि वर्ध हिमालय कहा जाता है उसे, वर्ध हिमालय, दीर्घ हिमालय और आंतरिक हिमालय। ठीक है, 3 नामों से इसे जाना जाता है। इसके बाद में तीसरा आपका लघु हिमालय है, और चौथा आपका बाह्य हिमालय या शिवालय की जो पहाड़ियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपको 33 तिब्बत भाग का जो यानी कि पार हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। वैसे मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, अलग अलग क्लासें मैंने दी थी, उसमें मैंने आपको अध्ययन करवाया था और साथ में लिखवाया भी था अच्छे से। ठीक है,
आप सभी ने लिखा होगा, आप सभी को याद भी होगा, लेकिन जो यूट्यूब के जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। देखिएगा बेटा, दीर्घ हिमालय और पार हिमालय जो आपका है उसकी अगर चौड़ाई की हम बात करते हैं, उन पर्वतमालाओं की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 40 किलोमीटर से अधिक उनकी चौड़ाई है। ठीक है, जो पर्वत, इनको 4 भागों में इसलिए बांटा गया है, हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा है, इसको ऐसे समझिएगा। भूगोल वेताओं द्वारा हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से रखा गया है यानी कि पार हिमालय पहला आपका है, उसके बाद में आंतरिक हिमालय यानी कि दीर्घ हिमालय या वर्ध हिमालय। ठीक है, उसके बाद में लघु हिमालय बांटा गया है, उसके बाद में बाएं हिमालय बांटा गया है। यानी कि हिमालय पर्वत के 4 भागों में करके भूगोल वेताओं ने बताया कि 4 भागों में हिमालय पर्वत को बांट दिया उन्होंने। पहला बांटा जिसमें उनको पार हिमालय कहा, यानी कि तिब्बत वाला तरफ का हिमालय जो है, यानी कि भारत की तरफ जो हिमालय है उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। जो तिब्बत के पहली तरफ का जो हिमालय है, यानी कि तिब्बत का जो पठार है उसकी तरफ वाला जो हिमालय है उसके बारे में जिक्र किया है। उसके बाद में बाएं हिमालय यानी कि वर्ध हिमालय या दीर्घ हिमालय, यानी कि जो बड़ा हिमालय का जो भाग है, यानी कि ऊपरी यानी कि उत्तरी भाग से अर्ध भाग तक जो जिसका जिक्र किया है उसको उन्होंने किस में रखा है, उसमें वर्ध हिमालय में या दीर्घ हिमालय में या आंतरिक हिमालय में रख दिया उन्होंने। ठीक है, बीच वाला जो भाग है उसको आंतरिक हिमालय में रख दिया। उसके बाद में लघु हिमालय यानी कि उसका छोटा रूप जो था उसको लघु हिमालय में रख दिया। और उसके बाद में जो बाहें हिमालय है यानी कि जो शिवालय की जो पहाड़ियां हैं, इधर जम्मू कश्मीर वाले इलाके में हो गई, ठीक है, उधर अरुणाचल प्रदेश वाले जो भाग है उनमें हो गई। तो जो बाएं हिमालय है उसमें उन्हें बाएं हिमालय के बारे में जिक्र किया है भूगोल वेताओं ने। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिएगा जो पार हिमालय है इसकी विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले इसको समझिएगा। जो पार हिमालय है इसकी जो पर्वतमालाएं हैं, इसकी जो चोटियां हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक उन पर्वतमालाओं की क्या पाई जाती है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई मिलते हैं, इतनी ऊंचाई पर वो स्थित है, 3000 से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंची पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, कौन सा हिमालय के अंदर, पार हिमालय। ठीक है, यानी कि तिब्बत का जो हिमालय है, तिब्बत की तरफ का जो हिमालय है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्हें यानी कि इस हिमालय में क्या पाया जाता है, इसमें जीवाश्म पाई जाती है। ठीक है, ये जीवाश्म इसमें इस हिमालय में पाई जाती है। अगर युग की बात करें तो कैम्ब्रियन युग कैम्ब्रियन युग की इसको माना जाता है, कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हो गया था ऐसा माना जाता है। जब मैं आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा युग क्या चीज होती है। ठीक है, तो जब भी आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया जाएगा तब आपको पूरे युग समझाए जाएंगे। ठीक है, वैसे जैसे इतिहास का युग कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, उसी प्रकार से भूगोल के अंदर भी अलग अलग कालखंड बांटे गए थे भूगोल वेताओं के लिए, ताकि समझने में आसानी हो भूगोल को। ठीक है, समझ में आ गया पहला टॉपिक आपके। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, आंतरिक या दीर्घ हिमालय की हम बात करेंगे। आंतरिक और दीर्घ हिमालय की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी का जो शिखर है वो इसी हिमालय में स्थित है। ठीक है, सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो दीर्घ हिमालय में स्थित है बेटा। ठीक है, इसकी औसतम जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर से नीचे कोई भी पर्वत नहीं है इसके अंदर। देखिएगा, और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं तो इसमें ग्रेनाइट और निशा जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका होता है लघु हिमालय। देखिएगा, लघु हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, लघु हिमालय की अगर हम बात करें तो दीर्घ से दक्षिण का जो लघु हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उसको कहा जाता है, ये अधिक जटिल होते हैं। ठीक है, अधिक तो जटिल होते हैं और पेचदानुमा पर्वत पाए जाते हैं इसमें। देखिएगा, इसमें जो आपकी श्रेणियां हैं जैसे पीर पंजाल आपका है, आपने नाम सुना होगा, धौलाधीरा जो ऊंचे पर्वत हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है, यानी कि दो जिस प्रकार से पीर पंजाल और धौलावीरा जो है उसकी बात की गई है, यानी कि ऊंची चोटियों की बात की गई है, तो वो इसके अंदर स्थित है लघु हिमालय के अंदर। ठीक है, इनमें जीवाश्म नहीं पाई जाती, इनकी एक खासियत होती है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाई जाती। जबकि चारों हिमालय के 4 भाग है, चारों भागों में यानी कि 3 भाग में क्या पाई जाती है, जीवाश्म पाई जाती है। तो इस चीज को याद रखना, यूपीएससी के अंदर सवाल बनाया जा सकता है इस प्रकार का। ठीक है, तो जीवाश्म कौन से हिमालय में नहीं पाई जाती, लघु हिमालय में जीवाश्म नहीं पाई जाती बेटा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और इसके बाद में बाह्य हिमालय की और शिवालय की अगर हम बात करें तो लघु हिमालय दक्षिण में शिवालय की जो पर्वत है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण के अंदर देखिएगा पर्वतमालाओं को, इसका युग जो है वो ट्रेसर युग है। ट्रेसर जो युग है उस समय की इसकी पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, और चट्टानें बनी हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसकी चौड़ाई है
वो 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व, और 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और शिवालय की जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर से लेकर, शिवालय की जो पहाड़ियां हैं उनकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। और ऊंचाई की औसतम अगर हम बात करें तो 1300 मीटर तक इनकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है साथियों, चलिएगा। और यह आपके हिमालय पर्वत के भागों का निष्कर्ष हो गया, यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में हमने पढ़ा था और हिमालय पर्वत का हम खात्मा करते हैं यहीं पर। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका कि देखिएगा, एक सवाल यहां से बनता है यूपीएससी के अंदर, मेंस के अंदर इस प्रकार का सवाल बन जाता है और इस प्रकार से आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का सारांश यही है पूरा, ये समझ लिए। अगर ये प्रश्न आपके समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसमें आपके हिमालय पर्वत पर सवाल यह है, प्रश्न यह है कि हिमालय पर्वत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में और इस टॉपिक के बारे में मैंने क्लास में बहुत गहराई से पढ़ाया था और बहुत गहराई से लिखाया था। बल्कि हालांकि थोड़ा सा मैं इस पर जिक्र करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा बहुत कुछ आप समझ गए। ठीक है, आज की क्लास का जो निष्कर्ष है वो पूरा यही है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हिमालय पर्वत है इसका समाज के साथ साथ में वायुमंडल जलवायु पर और समाज पर इसका क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके बारे में हम जानेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, आइएगा, हिमालय पर्वत के द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका जलवायु। जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, भारत की जो जलवायु है वो हिमालय पर्वत के कारण भारी प्रभाव पड़ती है, यानी कि भारी प्रभावित होती है। क्यों होती है? क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से जो पवनें आती है, ठीक है, उसको ये एक प्रतिरोधक का काम करता है। हिमालय पर्वत उनको रोकने का काम करता है। और अगर उन पवनों को रोका जाता है तो भारत के अंदर जो वर्षा होती है उन वर्षा में गिरावट हो जाती है, यानी कि वर्षा कम होती है भारत के अंदर। ठीक है, वर्षा कम इसलिए होती है क्योंकि उन पवनों को हिमालय पर्वत रोक लेता है और उनको आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, यानी कि दोनों के अंदर प्रतिरोध का काम करता है हिमालय पर्वत। ठीक है, इसलिए जलवायु पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ गया। ठीक है, इसलिए आपका जो उत्तरी भाग जो दक्षिणी भाग है वो अधिकतर शुष्क होता है। ठीक है, इसी कारण से वो शुष्क पाया जाता है क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वो जलवायु की दृष्टि से जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उससे अरब सागर की जो पवनें उड़ती है, यानी कि जो मानसून उड़ता है उसको रोक देता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये भारत में अधिक वर्षा देने वाली जलवायु थी और उसी को क्या कर देता है, हिमालय जो है उसको रोक देता है। ठीक है, इसके बाद में ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं होती है उनको भी भारत में आने से रोकता है। साइबेरियन पक्षियों का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो बना हुआ है आपके, कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर बना हुआ है, आपने पढ़ा होगा कभी। ठीक है, तो वहां पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। ठीक है, साइबेरियन पक्षी जो होते हैं वहां पर आते हैं। तो इसी प्रकार से जो साइबेरियन जो हवा होती है, यानी कि ठंडी हवा होती है, यानी कि वो पक्षी राजस्थान में इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर अधिक शीत पड़ती है, यानी कि अधिक सर्दी पड़ती है। तो उधर जो वो शीत पड़ती है उस कारण से वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और जब शीत खत्म हो जाती है तो 6 महीने बाद वो वापस वहां पर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो उधर से जो ठंडी हवाएं आती है उनके माध्यम से जो शीत बारिश होती है, ठीक है ना, शीत बारिश होती है, अधिक बर्फबारी होती है। ठीक है, उसको रोकने का काम कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है आपका। ठीक है, हिमालय से वो टकराती है और उनकी गति धीमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो भारत के अधिक भाग तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी भारत में या मध्य भारत में वो नहीं आ पाती है। ठीक है, देखिएगा, हिमालय पर्वत ना होता तो उत्तरी भारत के मैदानों में भारी हिमपात होता और फसलों और जनसंख्याओं का घनत्व और गहरा प्रभाव पड़ता। एक टॉपिक यहां पर इस चीज को समझिएगा, जो हिमालय पर्वत है, अब हिमालय पर्वत लाभदायक भी है, यानी कि जितना नुकसानदायक है उतना उससे ज्यादा लाभदायक है हिमालय पर्वत। देखिएगा, लाभदायक किस प्रकार से है, जलवायु के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, देखिएगा, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता कि भारत के जो ऊपरी, यानी कि जो उत्तरी जो भारत है, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल प्रदेश हो गया, ये आपका यूपी वाला जो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इसके बाद में आपका पंजाब हो गया, ठीक है, इसके बाद में आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान का उत्तरी भाग हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश का थोड़ा दक्षिणी भाग हो गया। तो इस प्रकार का जो भाग है, यानी कि ये जो राज्य हैं, ठीक
ठीक है। इधर आपका बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, असम हो गया, मेघालय हो गया। तो इन प्रदेशों में क्या होता, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो बहुत भारी मात्रा में क्या होता, हिमपात होता, यानी कि बहुत भारी मात्रा में बर्फ गिरता, और बर्फ गिरने के कारण क्या होता, जनसंख्या और फसल के लिए क्या होती, नुकसानदायक होती। यानी कि उत्तरी भागों में तो जनसंख्या निवास कर ही नहीं सकती थी, उत्तरी भारत में तो कभी जनसंख्या निवास कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता, हिमपात होता, ठीक है। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा अगली अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरा टॉपिक आता है आपकी सदाबहार नदियां। जो सदाबहार नदियां होती है उनका उद्गम कहां से होता है, हिमालय पर्वत से होता है, और सदाबहार नदियों के लिए लाभदायक है। भारत के लिए सदाबहार नदियां लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो लाभदायक, अगर हम लाभदायक टॉपिकों की बात करें तो जो सदाबहार जो नदियां हैं वो हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, हिमालय के ग्लेशियर से निकलेगी, क्योंकि अभी हम हिमालय के संदर्भ में बात करेंगे, नदियों के बारे में नहीं, ठीक है। नदियों के बारे में अलग टॉपिक है, नदियों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। हिमालय के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो सदाबहार जो नदियां है वो हिमालय के किससे निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी बात देखिएगा, जिनमें से आपकी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और सतलज नदी है, जो ये नदियां है वो कहां से निकलती है, हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, और यहां से कंटिन्यू इनमें से जल बहता रहता है, यानी कि हमेशा जल बहता रहता है। देखिएगा उसके बाद में अगला टॉपिक आता है क्या, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि भी टॉपिक है। देखिएगा उत्तरी भारत से जो बड़ी और छोटी जो नदियां का जो प्रवाहित होती है, जो छोटी और बड़ी नदियां, जो सहायक नदियां होती है, वो साल में हर साल मतलब हर साल बहती रहती है, कंटिन्यू बहकर आती है। तो वो क्या करती है, अपने साथ में बहुत बड़ी मात्रा में क्या लाती है, मिट्टी का बहाव लाती है, और मिट्टी का बहाव लाती है तो मैदानी भागों में आकर क्या हो जाता है, वो जमाव हो जाता है, और जमाव होने के लिए, जमाव हो जाने के बाद वो मैदानों का रूप ले लेता है, और उन मैदानों में जो भूमि होती है वो बहुत उपज भूमि होती है, और उसके लिए भूमि करने के लिए बहुत उपज होती है, क्योंकि इसमें अधिकतर उर्वरक मात्रा पाई जाती है, और इसलिए यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लाभदायक भी है। अब इसके बाद में वन संपदा, अगला टॉपिक आता है कि वन संपदा। हिमालय पर्वत के ऊपर विभिन्न प्रकार के क्या है, वन है, ठीक है। हिमालय पर्वत पर विभिन्न वन पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हिमालय पर्वत पर क्या है, वन पाया जाता है, ठीक है। वन पाया जाता है तो वन से हमें क्या क्या मिलता है, जिनमें से हमें जड़ी बूटियां मिलती है, फल फ्रूट मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सेब होते हैं, जो केले होते हैं, वो अधिक मात्रा में हिमालय पर्वत से ही अधिकतर आते हैं, ठीक है। तो ये जिस प्रकार के फल और जड़ी बूटियां जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, हिमालय की वन संपदा से मिलती है, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक हो गया आपके पानी बिजली। देखिएगा जिस बिजली के माध्यम से, जिस लाइट के माध्यम से आज आप सब कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि हर काम में सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी हिमालय की देन है कहीं ना कहीं। हिमालय की देन क्या है कि देखिएगा हिमालय से मैंने बताया था पहले ही आपको, सदाबहार नदियां, ये टॉपिक मैंने पहले इसलिए रखा था क्योंकि आपके समझ में आ जाए। देखिएगा सदाबहार जो नदियां होती है वो हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है। हिमालय पर्वत का जो ग्लेशियर है वो हमेशा पिघलता रहता है, और उससे क्या है, ये नदियां हमेशा प्रभावित होती है। अब इन नदियों पर क्या किया गया, जैसे इन नदियों पर बांध बना दिया गया, और बांध बनाकर किसका उत्पादन किया गया, विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा, ठीक है। विद्युत का उत्पादन किया गया, और भारी मात्रा में टर्बाइनों के माध्यम से, यानी कि बहते हुए जल को एकत्रित करके रोककर उसको अधिक ऊंचाई से गिराकर उसकी गति में परिवर्तन कर देना, और टर्बाइनों के माध्यम से विद्युत का क्या उत्पादन कर लेना, ठीक है। उत्पादन किया गया तो इससे क्या हुआ, विद्युत का उत्पादन हो गया, ठीक है। तो हिमालय का विद्युत उत्पादन करने में भी योगदान है, जिसमें से आपकी जैसे चेनबा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दुले अस्थि। चेनबा नदी के ऊपर दुले अस्थि बांध बना हुआ है। जब आपको नदियां पढ़ाऊंगा बहुत गहराई से समझा दूंगा, मानचित्र के सहायता से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका सतलज नदी पर बागड़ा नागरा बांध बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में भागीरथी नदी पर आपका टहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया गया, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला टॉपिक है आपका सुरक्षा। क्या हिमालय पर्वत समाज की और जनसंख्या की और भारत की सुरक्षा करता है? जी बिल्कुल, हिमालय पर्वत क्या करता है, भारत की सुरक्षा करता है। अब देखिएगा भारत की सुरक्षा कैसे करता है, यानी कि हिमालय पर्वत अगर नहीं होता तो भारत के ऊपर जो आपका उत्तरी और जो पूर्वी भाग है, इधर से भारत पर आक्रमण नहीं होते, ठीक है। आज तक का इतिहास गवाह है कि उत्तरी और पश्चिमी, ठीक है,
उत्तरी और पश्चिमी इलाकों से अधिकतर भारत पर आक्रमण हुए हैं, क्योंकि ये भाग आपका स्थल से जुड़ा हुआ है। इस चीज को आपको मैंने इतिहास में बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि ये भाग स्थल से जुड़ा हुआ है। तो अधिकतर जितने भी आक्रमण भारत पर हुए हैं वो किससे हुए हैं? आपके उत्तर से लेकर पश्चिम तक, ठीक है, पश्चिमी उत्तर से लेकर पश्चिमी इलाकों से हुए हैं अधिकतर, ठीक है। और इसी के बाद में अगर हम बात करें तो उत्तर से पूर्व के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो इधर से आपके 1962 में एक बार चीन के द्वारा आक्रमण हुआ था, ठीक है। चीन को छोड़कर एक बार भारत पर चीन को छोड़कर किसी ने आक्रमण नहीं किया अब तक, पूर्व से लेकर उत्तर दिशा के बीच में, ठीक है। केवल चीन देश है उसने एक बार 1962 में किया था, ठीक है। इसके बाद में भारत पर कभी भी इधर से आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए सुरक्षा का काम भी भारत के लिए करता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ आपकी सेना लगाने की जरूरत नहीं है, एक तरफ हिमालय पर्वत आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखिएगा बेटा, अगला टॉपिक है आपका खनिज सुरक्षा। सबसे मेन बात है खनिज सुरक्षा। देखिएगा, भारत देश को इतना लूटा गया, आपको पता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, मैंने इतिहास में आपको समझाऊंगा, ठीक है, और इतिहास में मैं आपको पढ़ाता रहता हूं अक्सर कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को इतना लूटा गया, इतनी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा मुख्यतः जितने भी बिहार वाला, आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों से बहुत ज्यादा मात्रा में खनन किया उन लोगों ने, ठीक है। यानी कि लोहे से लेकर सोना चांदी से लेकर हर प्रकार का खनन किया और उनको वो शोषित कर ले गए यहां से, ठीक है। खनिजों को खोदकर वो यहां से ले गए, लेकिन हिमालय पर्वत में बहुत सारे खनिज आपके दबे रह गए। यानी कि अंग्रेज हिमालय पर्वत के बारे में, हिमालय पर्वत को नहीं छेड़ा उन्होंने। अब देखिएगा, हिमालय पर्वत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इसलिए इसे खनिज सुरक्षा भी कहा गया है भारत के भूगोल वेताओं द्वारा कि हिमालय पर्वत क्या करता है, खनिजों की भी सुरक्षा कर रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, अंग्रेजों से खनिज की जो सुरक्षा किया वो हिमालय पर्वत ने किया, इस चीज को इससे समझिएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाई जाती है, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं हिमालय के अंदर, ठीक है, जिप्सम पाई जाती है, चूने के पत्थर, संगमरमर, इमारती पत्थर आदि बहुत सारे कीमती पदार्थ और कीमती आभूषण, ठीक है, सॉरी आभूषण नहीं, कीमती धातु पाए जाते हैं, ठीक है, कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं हिमालय के अंदर, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाता रहूंगा। आगे अगला टॉपिक आपका आएगा जब श्रृंखलाएं हम पढ़ेंगे, तो श्रृंखलाओं में आपको बताऊंगा कहां पर कौन सा धातु मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हिमालय पर्वत किसकी सुरक्षा कर रखा था, खनिजों की भी सुरक्षा की है इन्होंने। इसके बाद में पर्यटन, सबसे मुख्य बात होती है कि हिमालय पर्वत पर पर्यटन कौन आते हैं। देखिएगा, भारत की जो इकोनॉमी है इसमें पर्यटनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन बहुत ज्यादा लोग भारत में घूमने आते हैं, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है, मुख्यतः हम हिमालय पर्वत की बात करेंगे। देखिएगा, हिमालय पर्वत पर घूमने जाने की, हिमालय की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका नजारा है, उसको देखने की सभी के दिल में इच्छा होती है। यानी कि आपके दिल में भी ये इच्छा होती है कि कभी हिमालय पर्वत घूमने का मौका मिले, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इतना अच्छा है कि आपको मन मोह लेगा। देखने के लिए क्या होता है, मन ललायित होता है उसको देखने के लिए। तो इसलिए क्या है, भारत के अंदर विदेशी जो पर्यटक आते हैं, विदेशी जो यात्री आते हैं, वो हिमालय पर्वत पर घूमने जाते हैं। और उससे क्या होती है, भारत को क्या होती है, इनकम होती है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ज्यादा योगदान होता है पर्यटनों का। तो क्या होता है कि भारत के अंदर क्या होती है, आय होती है इससे, ठीक है। तो पर्यटनों का बहुत महत्व है। अब देखिएगा, पर्यटनों की अगर हम बात करें तो आपके बहुत सारी जगहें हैं, गुलमार्ग है, सोनमार्ग है, पहलगामी है, युशगार्मी है, ठीक है, श्रीनगर है यानी कि कश्मीर है आपका, डलहौजी है, धर्मशाला है, ठीक है, चंबा है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, ठीक है, मसूरी है, नैनीताल है, देहरादून है, ये रानी खेती है, बागेश्वर है, दार्जिलिंग है, गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी, ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो ये सभी जगहें क्या है, घूमने योग्य है, यानी कि पर्यटन स्थल है, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका धार्मिक स्थल। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, पर्यटन और धार्मिक स्थल अलग होते हैं। पर्यटन कहां पर आते हैं, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसका भ्रमण करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, पर्यटन कहा जाता है। और जहां पर किसको देखिएगा, धार्मिक अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थल मानव द्वारा निर्मित होते हैं। सबसे मेन बात यह होती है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यटन श्रेणी में रखते हैं, ठीक है।
प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए जो लोग घूमने आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। धार्मिक स्थलों पर घूमने आते हैं। धार्मिक स्थलों का मतलब हो गया मानव के द्वारा निर्मित मंदिर हो, ठीक है, मस्जिद हो, गुरुद्वार हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसको देखने के लिए जो उसको धार्मिक स्थलों में रखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा हिमालय पर्वत में धार्मिक स्थल भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे आप सभी को पता है हिमालय पर्वत में बहुत सारे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल रखे गए हैं, जिसमें से आपका अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है जहां से गंगा का उद्गम होता है, जवलोजी का मंदिर है, ठीक है, उत्तरी काशी है, वहां पर हरिद्वार है, आपका यमुनोत्री है। इस प्रकार के बहुत सारे उल्लेखनीय स्थल है जहां पर क्या करते हैं? धार्मिक स्थल है, और भारतवासी वहां पर क्या करने जाते हैं? भ्रमण करने या यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, धार्मिक स्थलों पर। देखिएगा अगले टॉपिक की ओर चले। अल्पाइन की चरागाह है। अल्पाइन की जो चरागाह है इनसे क्या ताल्लुक है कि अल्पाइन जो पर्वतमालाएं हैं वहां पर एक विशालकाय, यानी कि विशाल क्या है? घास के मैदान है। अब देखिएगा अल्पाइन चरागाह में घास के मैदान है, लेकिन शीत ऋतु जब होती है तब वहां पर क्या अधिक बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ने के कारण यहाँ पर लोग रहते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। वहां पर क्या करते हैं? वो लोग पशु चराते हैं, और पशु चरागाह बहुत अच्छे हैं वहां पर। तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, जिनमें से मुख्यतः आपके ग्रीष्म काल में जो बकरावाल जो जाति होती है, गुजर होती है, गुजर जाति होती है, जिसको भाटिया बोला जाता है, वो पशुओं को चराने के लिए कहां पर ले जाता है? अल्पाइन चरागाहों पर ले जाता है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक यहां पर निकल कर आता है जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति और संस्कृति का गवाह। यानी कि अनुसूचित जनजातियों और संस्कृति, जो उनकी संस्कृति है उसका गवाह है हिमालय पर्वत। देखिएगा वो किस प्रकार से गवाह है हिमालय पर्वत, यानी कि संस्कृति, यानी कि जो आदिवासी जो लोग थे वो कहां पर रहा करते थे बेटा? आपके हिमालय पर्वत के कई भागों में वो रहते हैं, जंगलों में आज भी रहते हैं वो लोग, ठीक है। यानी कि कई प्रजातियां ऐसी है, यानी कि विश्व का जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, कई प्रजातियां ऐसी है जिनका आज तक भी पता नहीं चल रहा है, यानी कि वह किस जाति के लोग हैं, ठीक है, वो जंगलों में ही रहते हैं। तो आदिवासी जो लोग हैं उनकी धार्मिक, उनकी संस्कृति जो है उनका पता हिमालय पर्वत से चलता है। हिमालय पर्वत के जो जंगल है वहां पर वो लोग रहा करते थे, उनके पूर्वज भी रहा करते थे और वो अभी भी रहते हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लोगों का हिमालय पर्वत एक साक्ष्य के रूप में माना जाता है कि वो लोग यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है। उनकी संस्कृति इन पर्वतों से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ में आपका अगला टॉपिक की हम बात करेंगे। देखिएगा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, 11 टॉपिक मैंने बताए हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जलवायु बताया मैंने, सदाबहार नदियां बताई है, उपजाऊ बताया है, वन संपदा बताई है, पानी और बिजली बताया है, सुरक्षा बताया है, खनिज सुरक्षा बताया है, पर्यटन बताया है, धार्मिक स्थल बताया, अल्पाइन चरागाह बताई है और अनुसूचित जनजातियां बताई है, ठीक है। अब देखिए साथियों बहुत ज्यादा गला खराब होने जा रहा है, तो आप सभी से आग्रह है कि इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं कहता नहीं हूं कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी आज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। और साथ में जो भी विद्यार्थी, ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है, जो भी विद्यार्थी अगर क्लास ले रहा है और महेंद्र आईएएस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले टॉपिक की ओर चले। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं का टॉपिक था। देखिएगा पर्वत श्रृंखलाएं जो होती है वो सबसे पहले बात कीजिएगा श्रृंखला किसे कहते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आप जानते हैं, भ्रंश और श्रृंखलाएं अलग अलग होती है। भ्रंश जो होते हैं वो जो पर्वतों के अंदर दरार पड़ जाती है उसको भ्रंश कहा जाता है। जो श्रृंखलाएं होती है, श्रृंखलाओं का मतलब होता है कि पर्वत कहीं बीच से टूट जाता है, ठीक है, यानी कि बीच में से जो पर्वत टूटा होता है इस बात को क्या कहा जाता है? श्रृंखलाएं कहा जाती है। यानी कि ये जो श्रृंखलाएं होती है, ये जो पर्वत है वो क्या कहलाते हैं? ये श्रृंखलाएं कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा पर्वत कौन सी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। देखिएगा पहली आपकी है बिजवार सीरीज। देखिएगा किसी निकाय यानी किसी सिस्टम को क्रमांक अवस्था में श्रृंखला सीरीज कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के जो पर्वत है, ठीक है, उसको एक सीरीज में बांध दिया जाए, यानी कि एक सिस्टम के माध्यम से उसे क्या कहा जाता है? सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब सीरीज को समझ जाइएगा। किसी भी शैली तंत्र बहुत सी सीरीजें होती हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत की महत्वपूर्ण जो सीरीजें हैं उनका वर्णन करेंगे। तो देखिएगा पहली सीरीज है आपके बीजावार सीरीज। बीजावार सीरीज देखिएगा पर्वत श्रृंखलाओं की जो शैलियां होती है
उसको क्रमबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से बांट देने का जो भाग होता है उसको सीरीज कहा जाता है। अब सीरीज समझिएगा। पहली है आपके बीजावार सीरीज। बीजावार सीरीज बांटा गया है। बीजावार सीरीज में क्या बताया गया है कि बीजावार जो सीरीज है वो आपके विंध्यांचल पर्वतमाला, ठीक है, विंध्यांचल जो पर्वतमाला है उसकी एक सीरीज है। और विंध्यांचल पर्वतमाला इसकी संरचना जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर इस पर्वतमाला में या इस सीरीज में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा हीरा मिलता है, डायमंड। यानी कि सबसे ज्यादा हीरा किस संरचना में मिलता है, सॉरी किस सीरीज में मिलता है, बीजवार सीरीज में। बीजवार सीरीज में सबसे ज्यादा हीरा मिलता है। बीजवार सीरीज में सबसे ज्यादा हीरा मिलता है, ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा हीरा कहां पर मिलता है, बीजवार सीरीज में मिलता है, याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल अक्सर यहीं से बनता है। उसके बाद में चंपनियल सीरीज। चंपनियल सीरीज की अगर हम बात करें तो चंपनियल जो सीरीज होती है ये आपके अरावली पर्वत की एक भुजा है, ठीक है। अरावली पर्वत यानी कि जो बीजावार जो पर्वत श्रृंखला है इसको अलग करती है, किससे, चंपाइन से, ठीक है, अरावली पर्वतमाला से इसको अलग करती है। और इसका जो इसमें मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो संगमरमर और सलेट का पत्थर पाया जाता है। संगमरमर और सलेट का पत्थर इसमें पाया जाता है। इसके बाद में चैंपियन सीरीज आती है। चैंपियन सीरीज आपकी कर्नाटक राज्य से बेंगलुरु राज्य की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यानी कि अवस्थित है पर्वत, उनको अलग करती है, ठीक है। यहां पर मुख्य रूप से सोने की खाने पाई जाती है और जो सोने की खाने हैं वो चंपाइन सीरीज से। चंपाइन सीरीज की अगर हम बात करें तो चंपाइन सीरीज से भारत के अंदर 60% सोना उत्पादित वहीं से होता है। 60% सोना कहां भारत को कहां से मिलता है, चंपाइन सीरीज से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एक अनुमान के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो चंपाइन जो सीरीज है यहाँ की जो पर्वतमालाएं हैं उसमें एक टन पत्थर के अंदर 5.5 ग्राम सोना मिलता है। यानी कि प्रत्येक टन एक टन पत्थर के अंदर 5.5 ग्राम सोना मिलता है हमेशा, ठीक है। भूगोल वेताओं का मानना है और खोजकर्ताओं ने इस बात को साक्षी कहा है और खोज वेताओं ने ये चीज बताई है, लगभग माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में चिल्पा सीरीज, ठीक है, चिल्पा सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा अगर थोड़े थक गए हो तो थोड़ी गहरी लंबी सांस लीजिएगा और थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास काफी लंबी होती है तो थोड़े थक जाते हैं। देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे किसकी, चिल्पा सीरीज की, ठीक है। चिल्पा सीरीज की अगर हम बात करें या चिलिया सीरीज का नाम है। चिलिया सीरीज की अगर हम बात करें तो ये जो श्रृंखला है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य है उसके 2 जिलों में फैली हुई है, ठीक है, छिंदवाड़ा जिला और बालगढ़ जिला। छिंदवाड़ा और बालगढ़ जिले के अंदर फैली हुई है और इसके अंदर ये फैली हुई है। और इस सीरीज के अंदर जो खनिजें हैं, जो खनिज पाए जाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए भिलाई और मालखेड़ा भेजा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस सीरीज में क्या क्या पाया जाता है। इस सीरीज में आपके तांबा मिलता है, हरा पत्थर मिलता है और मैग्नीज पाया जाता है। तांबा, हरा पत्थर और मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगली सीरीज आपकी होती है, अगली सीरीज की बात करें तो क्लोजोपेट सीरीज है। ये आपके सीरीज बालगोटा और छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में ही फैली हुई है, ये भी यहीं पाई जाती है और ये धारवाड़ युग की बनी हुई है। इसका युग के बारे में बताते हैं भूगोलवेता कि ये धारवाड़ युग की चट्टानें हैं, ठीक है। और इसमें अधिकतर जो पाया जाता है वो तांबा खनिज पाया जाता है, ठीक है, तांबा का खनन किया जाता है और तांबा अधिकतर पाया जाता है इन चट्टानों में। जो धारवाड़ युग की जो चट्टानें थी उनमें अधिकतर तांबा पाया जाता था, ठीक है। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि ये जो पर्वतमाला है, ये जो श्रृंखला है, जो सीरीज है वो धारवाड़ युग की है, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक होता है आपका दामाद सीरीज। दामाद सीरीज की अगर हम बात करें तो दामाद सीरीज आपके बहुत सारे राज्यों में फैली हुई है, मुख्यतः आपके झारखंड में है, ठीक है, मुख्यतः झारखंड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में फैली हुई है, ठीक है। ये सीरीज क्या है, इसमें कोयला पाया जाता है अधिकतर, ठीक है, कोयले का खनन इसमें किया जाता है और कोयला अधिकतर पाया जाता है इस सीरीज में। तो जैसे कोयले के अंदर अगर हम बात करें तो खानों की अगर हम बात करें तो रानीगंज हो गया, ठीक है, रानीगंज में झारिया हो गया, बोकेरा हो गया, धनवाड़ा हो गया, किरणपुरा हो गया, डाल्टनगंज हो गया, ये मुख्य कोयले की क्या है, खाने हैं, ठीक है। मुख्य जो कोयलों की खानों का नाम मैंने बताया आपको, जैसे रानीगंज हो गया, झोरिया हो गया, बोकेरा हो गया, ठीक है, धनवाड़ हो गया, किरणपुरा हो गया, डाल्टनगंज हो गया। और ये जो मुख्य है वो किसकी है, कोयले खनिज की क्या है, खाने हैं। अब देखिएगा इसके बाद में आपका आयरन सीरीज की बात करेंगे। अगली सीरीज आपकी आयरन सीरीज है। आयरन सीरीज की अगर हम बात करें तो आयरन सीरीज आपके मुख्यतः कहां पाई जाती है, झारखंड और उड़ीसा राज्य की सीमा पर पाई जाती है, ठीक है। मुख्यतः झारखंड राज्य और उड़ीसा राज्य की जो सीमा है
यानी कि इसके जो इलाके हैं इनमें पाई जाती है अधिकतर ये सीमाओं, यानी कि पास पास दोनों राज्य हैं तो इनकी सीमाओं पर ये पाई जाती है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर लोहे की खनिज की जाती है अधिकतर, जो कि आपके जमशेदपुर, राउरकेली, बोकेरा एवं दुर्गापुर की जो कारखाने हैं उसमें इनको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है यहाँ का लोहा। ठीक है, ये जो मेन इंपोर्टेंट जो लोहे के वो है क्या, लोहे के जो शुद्ध करने के जो प्लांट है उनमें मुख्यतः जो लोहा शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है वो यहीं से आता है। कहां से? झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। देखिएगा झारखंड से जमशेदपुर से आता है, राउरकेली से आता है और बोकेरा से आता है। ठीक है, जो ये स्थान है यहाँ पर इसका जो यहाँ का जो लोहा है उसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। अब देखिएगा इसके बाद में अगला आपका है कालडांग सीरीज की बात करें तो कालडांग सीरीज कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में फैली हुई है। ठीक है, कालडांग सीरीज रायचूर जिले के अंदर फैली हुई है और ये सीरीज के अंदर सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, अधिकतर सोना और चांदी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका खंडोलाइट सीरीज है। खंडोलाइट सीरीज की अगर हम बात करें तो खंडोलाइट सीरीज आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसके पूर्वी घाट पर ये स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो भाग है वहां पर ये पाई जाती है और इसमें पंचोटी सीरीज यानी कि उत्तम प्रकार का क्या पाया जाता है, सॉरी इसमें इमारती पत्थर पाया जाता है और चोकोनाइट पत्थर, इमारती पत्थर और चोकोनाइट जो पत्थर होता है वो इसी श्रृंखला में पाया जाता है, जो कि खंडोलाइट सीरीज कहा जाता है। इसको खंडोलाइट सीरीज कहा जाता है, खंडोलाइट सीरीज याद रखना। ठीक है, यानी कि चोकोनाइट जो पत्थर है वो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पंचाटी सीरीज की बात करें तो पंचाटी जो सीरीज है वो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के अंदर फैली हुई है। ठीक है, यानी कि इनकी सीमाओं पर स्थित है ये। और पंचाटी जो सीरीज है इसके अंदर उत्तम प्रकार का कोयला भी पाया जाता है। ठीक है, उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि झारखंड राज्य है आपका। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट आपकी सीरीज है जिसका नाम है रायलो सीरीज। रायलो सीरीज की अगर हम बात करें तो रायलो सीरीज दिल्ली सीरीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। रायलो सीरीज दिल्ली सीरीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिल्ली से अलवर तक ये फैली हुई है, राजस्थान का अलवर जिले तक ये फैली हुई है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इस सीरीज में उत्तम प्रकार का संगमरमर की खाने पाई जाती है। मकराना की प्रसिद्ध संगमरमर के खाने इसी सीरीज में अवस्थित है। मकराना और संगमरमर इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आपका है सकोलू सीरीज। ठीक है, सकोली सीरीज की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर और रावी जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और रावी जिले के अंदर पाई जाती है और इस सीरीज में डोलोनाइट और शिस्ट और संगमरमर पाया जाता है। डोलोनाइट, शिस्ट और संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ससार जो सीरीज है, ससार सीरीज की अगर हम बात करें तो ससार सीरीज आपकी ये सीरीज नागपुर के भंडारा जिले में पाई जाती है। ठीक है, इसका फैलाव जो कहां है, नागपुर एवं भंडारा जिला नागपुर का भंडारा जिले के अंदर है और ये सीरीज में अभ्रक और संगमरमर पाई जाती है। ठीक है, अभ्रक का जिक्र अब तक कहीं नहीं हुआ तो हो सकता है अभ्रक में से सवाल बने तो यहीं से बन जाए। ठीक है, तो याद रखनागा अभ्रक और संगमरमर इसमें पाई जाती है। इसके बाद में तालचार सीरीज लास्ट आपकी है, तालचार सीरीज है। तालचार सीरीज की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, ये सीरीज और इस सीरीज में कोयले का भारी भंडार पाया जाता है। ठीक है, कोयला अधिक पाया जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है साथियों आपका भ्रंश। देखिएगा साथियों, सबसे पहले भ्रंश को समझिए। मैंने आपको दो टॉपिक एक साथ बताए थे जिसके अंदर मैंने पर्वत श्रृंखला और भ्रंश बताए थे, लेकिन अब भ्रंश अलग टॉपिक है, भ्रंश का अलग टॉपिक बनाया मैंने, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाएं जो थी वो मैंने आपको बताई है सीरीज के माध्यम से, जिसमें एक बार रिविजन कर लीजिए। बीजावार सीरीज हो गई, चंपारण सीरीज हो गई, चैंपियन सीरीज हो गई, चिलिया सीरीज हो गई, केलोरोपेट सीरीज हो गई। ठीक है, दोमट सीरीज हो गई। इसके बाद में आयरन सीरीज हो गई। ठीक है, कोल्डिंगा सीरीज हो गई और खंडोलिया लाइट सीरीज हो गई, पंचोटी सीरीज हो गई और रायलो सीरीज हो गई। ठीक है, रायलो सीरीज हो गई। इसके बाद में भ्रंश की बात करेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है बेटा, भ्रंश। देखिएगा भ्रंशों को समझिएगा। सबसे पहले भ्रंश कहते किसे हैं, यदि चट्टान की परतों के बीच में दरारें पड़ जाए, चट्टानों के बीच में दरार पड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। अब देखिएगा भ्रंश का मतलब क्या होता है कि जो चट्टानें होती है इनके बीच में आपको दर्रे, कहीं पर दर्रे पड़ जाते हैं, यानी कि कहीं से किसी कारणवश से टूट जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। अब देखिएगा जो मुख्य रूप से जो भ्रंश है भारत के अंदर उनकी हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं है, 4 या 5 होंगे।
ठीक है, तो इनके बारे में 5 है, तो देखिएगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्लास का एंड करेंगे क्योंकि इतना ही पढ़ाया गया है एक सप्ते में। देखिएगा, अब देखिएगा लास्ट में हम किसकी चर्चा करेंगे, भ्रंशों की बात करेंगे। देखिएगा, मुख्य जो भ्रंश है उनकी हम बात करेंगे ज्यादातर। देखिएगा, मुख्य जो भ्रंश है, मुख्य भ्रंश की अगर हम बात करें तो मुख्य, मध्य, त्रस्ट है। ठीक है, पहला आपका भ्रंश है मुख्य, मध्य, त्रस्ट। मुख्य, मध्य, त्रस्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये भ्रंश कहां पाया जाता है, दीर्घ हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, यानी कि दीर्घ हिमालय को किससे अलग करता है, लघु हिमालय से। कौन सा करता है, मुख्य त्रस्ट। ठीक है, मुख्य त्रस्ट। ठीक है, मुख्य, मध्य, त्रस्ट जो क्या है आपका भ्रंश है, वो किसको, दीर्घ हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ठीक है, याद रखना इसका नाम। इसके बाद में हिमालयन मुख्य सीमा भ्रंश जो है, यानी कि मेन लाइनर या मेन बॉर्डर जो भ्रंश है, उसकी अगर हम बात करें तो ये भ्रंश आपका किससे, लघु हिमालय से शिवालय की पहाड़ियों को अलग करता है। लघु हिमालय से शिवालय की पहाड़ियों को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक आपका हिमालयन भ्रंश। ठीक है, हिमालयन भ्रंश की अगर हम बात करें तो जो हिमालयन जो भ्रंश है आपका, वो आपका किसको, शिवालय की पहाड़ियों को उत्तरी भारत के जो मैदान है उनसे अलग करता है। शिवालय की पहाड़ियों को उत्तरी भारत के मैदानों से अलग करता है, इतना सा याद रखना है। इसके बाद में ग्रेट बाउडोरो भ्रंश। ग्रेट बाउडोरो भ्रंश की अगर हम बात करें तो यह भ्रंश अरावली पर्वत के विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करता है। अरावली पर्वत की विंध्याचल पर्वतमाला को क्या करता है बेटा, अलग करता है। ठीक है, इसके बाद में डाक भ्रंश, लास्ट का क्या है, डाकी भ्रंश। ठीक है, डाक भ्रंश या डाकी भ्रंश इसको कहा जाता है। देखिएगा, यह भ्रंश मेघालय के पठार को किससे अलग करता है, बांग्लादेश के मैदानों से अलग करता है। यह क्या काम करता है, मेघालय के जो पठार है उसको बांग्लादेश के जो पठार है, मैदान भाग है, उसको अलग करता है। देखिए साथियों, जितने भी विद्यार्थी यहां तक क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम कमेंट करेंगे, अपने नाम के पीछे 02 लगाना है। इस क्लास का कोड है 02। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहा है वो 02 अपना नाम के साथ में कमेंट करे। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन से विद्यार्थी ने पूरी क्लास ली है। देखिएगा, इसके बाद में लास्ट टॉपिक है आपका, जो कि मैंने बताया था आपको कि इसमें जल विभाजक बताए थे मैंने लास्ट टॉपिक। उसके बाद में भारत के जल अपवार जो टॉपिक है वो सोमवार से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर अगले सैटरडे को फिर आपको वो टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा। देखिएगा, जल विभाजक की अगर हम बात करें तो पहला आपका हिमालय श्रृंखलाएं थी, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखलाएं थी, और पश्चिमी घाट थी। ठीक है, तो ये क्या थे, जल विभाजक थे। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में क्लास का दाएं करते हैं, और भारत की जो जल अफवाह क्षेत्र है उनके बारे में सोमवार से पढ़ाएंगे। जो बच्चे बैच ज्वाइन कर रखे हैं वो उन बच्चों को क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, सोमवार से उनको क्लास दी जाएगी। और यूट्यूब के विद्यार्थी है वो सैटरडे तक इंतजार करें, क्योंकि सैटरडे को आपकी क्लास होगी, और यही इसी प्रकार से सामूहिक क्लासें होती रहेगी हमेशा। और मैं सभी से आग्रह करता हूं, जितने भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो मैं इनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग बहुत सस्ता, यानी कि बहुत कम प्राइस में आपको पर महीने के हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। आप प्री और मेंस के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी मौका है। यानी कि अभी भी 1 या 2 सप्ताह ही बैच को चले हुए प्रारंभ हुए हैं, और आप अभी भी कवर कर सकते हैं। बाद में अगर बीच में आएंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। मात्र 500 रुपए महीने फीस है, कुछ भी नहीं है साथियों, मात्र 500 रुपए महीने फीस है, जिसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। 500 रुपए के अंदर आपको बहुत कुछ मिल रहा है महीने के। देखिएगा, कंटिन्यू क्लास दी जाती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं, रोज आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, टेस्ट भी होता है, टेस्ट के साथ में आपको रिवीजन क्लास होती है सैटरडे को। ठीक है, जो क्लास आप ले रहे हैं, संडे को आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में 28, 29, 30 को आपकी सामूहिक क्लासें होती है, जो पूरे महीने में आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसी के बाद में प्री और मेंस के जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी सोल्व करवाए जाते हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828, देखिएगा एक बार ऐड कर लीजिएगा आप, 9828 22 82 55। इन नंबरों पर आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तब तक के लिए अब अगले सैटरडे को बहुत जल्दी मिलेंगे यूट्यूब के बच्चों से। और सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से आपके पास मैं पहुंचा हूं उसी प्रकार से अन्य विद्यार्थियों तक भी मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, चलिएगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।